वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, केमिकल साइंसेज हो, फिजिकल साइंसेज हो, मैट्रिकल साइंसेज हो, बायोलॉजिकल हो या मेडिकल साइंसेज हो, हर जगह आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा और आज ये लेक्चर के बाद आप जान जाओगे कि कौन कौन सा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है उसका कहां कहां पर यूज होता है, उसके अगेंस्ट थ्योरी क्या है। इसके बाद हम डिटेल में वन बाय वन एक एक करके कवर करेंगे। अब क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने से पहले हमको इसका डेफिनेशन जानना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। राइट। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानने से पहले हम फिर से थोड़ा लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट जो है, लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो ट्रेवलिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी आया। पहला थ्योरी आया कि उसने कहा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ये थ्योरी रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। उसके बाद हमारा दूसरा जो थ्योरी आया वो आया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इस थ्योरी ने बोला कि जो लाइट जो है ट्रेवल करती है वेव के रूप में। राइट। जो अगर आप विजिबल लाइट की बात करेंगे, वैसे तो आपको पता होगा कि जो सनलाइट से भी है तो अलग अलग कॉस्मिक रे जो है या यूवी रे, ये भी हमारे पास निकलती हैं, लेकिन हमारे पास विजिबल लाइट में ज्यादातर जो हम आपको पता होगा कि विजिबल लाइट हमको दिखाई देती है। तो ये एक प्रकार से एनर्जी है। इसको समझने के लिए कैसे समझोगे कि आपको पता है एनर्जी और जो हमारे पास वेव नंबर में भी रिलेशन होता है। राइट। डायरेक्टली रिलेशन है वेव नंबर ऑफ एंड एनर्जी में। तो इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं हम, किसका, लाइट डिस्पर्सन का। जब आप प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करते हैं, विजिबल लाइट को, तो आपने देखा होगा वो 7 कलर में बढ़ जाती है, विबग्योर। राइट। इसमें से देखा होगा तो वायलेट जो कलर होता है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है और जो रेड कलर है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। अगर लैम्डा की बात करें तो जो रेड रीजन है उसका जो है लैम्डा वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। राइट। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास लाइट के जैसे ही जो है रेडिएंट जो एनर्जी है वो कैसे डेवलप होगी, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पार्ट। ये होगा कैसे, जैसे लाइट से अलग अलग पैकेट्स आ रहे हैं वैसे ही हम एटम में भी आपको पता होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो इसके ऑसिलेशन के कारण हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा। जैसे लाइट में जनरेट होता है वैसे ही एटम में। राइट। तो अब जैसे आपने अभी देखा विजिबल लाइट में अलग अलग पैकेट्स बन जा रहे हैं, यानी विबग्योर के, वायलेट के से रेड तक। तो ये ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रेवल कैसे करता है, इसको पहले देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इसकी जरूरत पड़ने वाली है भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कहीं पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा, कहीं मैग्नेटिक, वो हम बाद में अलग अलग उसको समझाएंगे आपको। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दूसरा है मैग्नेटिक कंपोनेंट। कैसे जो है वेव, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको समझने के लिए ये अगर आपके पास जेड एक्सिस है तो इसको आप मान लो वाई एक्सिस। तो कैसे हमारे पास इस तरीके से, अब यहां आप देख पा रहे हैं इस तरीके से दोनों जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है ट्रेवल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास डिस्पर्सन होता है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी अलग अलग पैकेट्स जो एनर्जी रेंजेज है उसका अगर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दें तो हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
राइट। वो कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा कॉस्मिक रे, देन इसके बाद आएगा गामा रे, इसके बाद आएगा एक्स रे, देन आएगा यूवी, देन विजिबल, इसके बाद आएगा आईआर, देन आएगा माइक्रोवेव, इसके बाद आएगा रेडियो वेव। अब विजिबल लाइट को फिर आप 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से वायलेट, वी आई, राइट। अब क्या होगा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी का मतलब यहां से यहां को अगर देखें तो एनर्जी बढ़ रही है, यहां से यहां को एनर्जी घट रही है, लैम्डा बढ़ रहा है। अब हम कुछ एनर्जी टर्म्स हैं उसको जान लेते हैं, जिसका हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाला है। यहां पर आपको मैं एक वेव ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा के बीच में की डिफरेंस जो होती है, जो एनर्जी जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? लैम्डा या वेव लेंथ। इसका यूनिट हो जाएगा सीएम, एंगस्ट्रॉम से भी दिखा सकते हैं, नैनोमीटर से भी दिखा सकते हैं। अब दूसरा टर्म आता है वेव नंबर का। वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वेव नंबर, राइट। इसका यूनिट निकालोगे तो हो जाएगा CA-1, राइट। अब आता है तीसरा टर्म फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको जानना चाहिए कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है H, वेयर H इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी का आप डेफिनेशन जानना चाहोगे तो ये होगा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू एनी पॉइंट एट पर्टिकुलर, मतलब इन विदिन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकलेंगे उसको आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी बोलोगे, राइट। तो यहां से आपको पता है न्यू और जो लैम्डा में रिलेशन होता है वो कैसे होता है? E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह हम C/λ लिख सकते हैं। अगर 1/λ को आप न्यू बार अभी लिख चुके हो तो यहां से एक रिलेशन और निकल के आएगा H न्यू बार C। तो इसको आप जो है मेमोराइज करोगे, ये आपके अलग अलग जो है हम बाद में वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके इतना समझ में आ गया, अब मैं आता हूं मेन जो फैक्ट है कैसे इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विथ मैटर। वो कैसे होगा? जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग रेंजेज हैं, कहने का मतलब पैकेट्स हैं। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप एटम की बात करेंगे तो उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करोगे तो मॉलिक्यूल की बात करोगे, ठीक है। मैं यहां पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपन हिम्पल अप्रोक्सीमेशन, ई टोटल किसी मॉलिक्यूल में ई टोटल इज इक्वल टू होता है ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल, राइट। ई ट्रांसलेशनल बोसन क्वांटाइज्ड नहीं होता है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स, जैसे यूवी रेंज फिक्स रेंज है तो इसको क्वांटाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ई ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्सेसफुल नहीं होता है। इसको जानने के लिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर आपके पास एनर्जी गैप इतना है, राइट, 2 कंडीशन है। एक में एनर्जी गैप इतना है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, एक में इतना है। आपने लाइट दिया कितना? इतना, तो क्या ये इसको एक्साइट करा पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक ट्रांजिशन के लिए, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग
जो है एनर्जी की नीड होती है। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरा राइट हैंड साइड है इसका, राइट हैंड है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, लेफ्ट हैंड का पर्टिकुलर एनर्जी होगा। मतलब इससे मैं एक लिमिट से ज्यादा जो है मतलब काम नहीं कर सकता या वजन नहीं उठा सकता हूं। वैसे ही क्या है कि अलग अलग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो अलग अलग रेंजेज में काम करेंगी, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगी। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में आपने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आपके पास C+O है, राइट। इसमें हमारे पास कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन है भाई? एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, राइट। आपने एनर्जी डाला कौन सा? यूवी या विजिबल रेंज डाला, तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल इंटरेक्ट विथ किसके? इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स से, राइट। जब आप एनएमआर की बात करेंगे यहां पर मैग्नेटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा, राइट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां से यूवी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन से होगा। आईआर की बात करेंगे तो आईआर में भी क्या होगा? हमारे पास एक है डबल बॉन्ड, राइट, एक है ट्रिपल बॉन्ड। अकॉर्डिंग जो आपका एफटीआईआर है, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अब मैं बात कर रहा हूं, वहां पर कैसे हमारे पास कैसे पता चलता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का? यूवी से आपको डबल बॉन्ड और कंजुगेशन का पता चलता है, राइट। अब हम जानना चाहेंगे एफटीआईआर से कैसे आप डबल बॉन्ड और इसको डिस्टिंग्विश करना पर चाहेंगे। सिंपल है, कैलकुलेशन और मैथमेटिकल टर्म्स और जो सिलेक्शन रूल है वो ईच स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग है, वो तो हम बाद में देखेंगे। यहां पर जनरली समझ लो कि कैसे हमारे पास इन दोनों को आईआर के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एक एक्चुअली एफटीआईआर जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड को क्या मानते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, समझते हैं बॉन्ड को। तो क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है तो यहां पर वाइब्रेशंस होते हैं जब आप आईआर रेंज की एनर्जी किसी कंपाउंड में डालते हैं तो वाइब्रेशंस होंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आपने एक पतला स्प्रिंग लिया, एक मोटा स्प्रिंग लिया, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? वाइब्रेट कराने में मोटे वाले को, राइट। तो वैसा ही होगा जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसको वाइब्रेट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसके लिए कम लगेगी। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जीज होंगी। तो वहां से आप क्या करोगे? अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट कर पाओगे कि ये कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर आईआर की बात करेंगे तो आप फंक्शनल ग्रुप का पता कर पाते हैं। सीओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप है, अलग अलग रेंजेज हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। यूवी से आप क्या पता कर पाए? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में और डबल बॉन्ड या कंजुगेशन के बारे में। अब आते हैं हम माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव क्या करेगा? जब माइक्रोवेव की जो एनर्जी डाली तो वो ये क्या करेगा? रोटेशन। फॉर एग्जांपल आपने HCl को रोटेट करना है तो ये हम किस पे पढ़ेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके बाद आते हैं हम रेडियो वेव का। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं भाई? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइट कराने पे यहां पर मैग्नेटिक कंपोनेंट अल्फा बीटा स्पिन बनेंगे, वो हम थ्योरी बाद में जानेंगे। उसके लिए क्या होता है? अल्फा बीटा स्टेट में जब आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे तो वहां पर क्या होगा? जो है अगर हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो उसको आप एक्साइट कराने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन से कम मतलब उसके डेंसिटी कम होगा तो उस समय जो है कम एनर्जी लगेगा, राइट। अब आते हैं हम एक्सरे पे। जब आपने कोई क्रिस्टलाइन एक्सरे, एक आप मेडिकल फील्ड में तो पता ही है कि जो बोन फ्रैक्चर है उसको जानने के लिए आप एक्सरे का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा मटेरियल साइंसेज में है वहां पर एक्सरे का यूज किया जाता है। किस में? और आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं वहां पर भी एक्सरे का यूज होता है। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोई, उसमें आपको पता है ब्रैग इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है।
तो ये जो थीटा है क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल है। लैम्डा आपने जितना भी डाला किसमें, पाउडर, अगर क्रिस्टलाइन आपका सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में है, उसमें आपने डाला कोई भी लैम्डा, ये आपको पता रहेगा। साइन थीटा आप इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाएगा। तो डी स्पेसिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटरलेयर डिस्टेंस क्या है, राइट। अब हर एक जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड नहीं सॉरी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, तो उसके बारे में आप सिंगल क्रिस्टल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। अगर आप क्रिस्टलिनिटी का पता करना है तो पाउडर एक्सरे का यूज करोगे। उस केस में क्या होगा भाई, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल जियोलाइट के लिए अलग आएगा, राइट, और ZSM5 या MFI अलग, दो जो हमारे पास BE है, वो बाद में इन फ्यूचर जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पर देख पाओगे। देन आपको मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, तो उनमें जो मेटल का जो फ्रिंज है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, डी स्पेसिंग कितना आता है वो आप पता कर पाओगे। अब अगर हम गामा रेज की बात करें तो गामा रेज का यूज होता है भाई मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इससे हम क्या पता करते हैं, अगर हमारे पास आयरन का न्यूक्लियस है उसका पता करते हैं। जो फैक्ट है इसमें भी मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है पार्टिसिपेट करता है। ये कैसा है, रेडियो वेव जैसा ही, जैसा NMR है वैसा ही जो है मॉसबार होता है। फिनोमेनल प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन यहां पर लो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो है कॉस्मिक रेज का यूज MRI जो है पैट एनालिसिस और MRI का मिक्सचर जो है वो आपको मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है, राइट। अब ये जानने के बाद अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि दो तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। एक होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा होगा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसको समझते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रा निकलेगा कैसे। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मैंने क्या कहा अभी, जो है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था भाई, H न्यू था। लेट जो आपका मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अगर बात कर लूं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने क्या डाला, H म्यू जो है लाइट, या जो हमारे पास जो भी पर्टिकुलर अगर UV डाला हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट का जो है एनर्जी माना EA है, तो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, EB, राइट। तो क्या होगा, जब इसमें जितना भी ये H म्यू आपने डाला, जितना भी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट हमारे पास बच जाएगी या कुछ फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, तो उसको हम देखेंगे रिकॉर्डर के थ्रू, तो वो कहलाएगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। जब आप इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करोगे, लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है फ्लेम फोटोमेट्री। उसमें क्या होता है आपने जो है ए माना आपके पास कोई कंपाउंड है, इसको एक्साइट किया H म्यू के थ्रू या हीट के थ्रू, तो ये हो गया A स्टार। अब जब ये दोबारा लौटेगा किसमें, अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इमेज करेगा। इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। सिग्नल जो है हमारे पास स्पेक्ट्रा के रूप में दिखाई देगा, राइट। होप आपको जो है इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे होगा ये समझ में आया होगा। और मैं अब क्या करता हूं, आपको जो है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रा कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूं। अब होगा क्या, स्पेक्ट्रा कैसे निकलेगा ये समझा रहा हूं मैं आपको। आपने H म्यू डाला, इसके लिए आप एक रेफरेंस यूज करते हैं भाई। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, UVA होगा या आपका जो है IR होगा या आपका NMR होगा, उसमें क्या होगा, एक रेफरेंस होगा, एक सैंपल होगा, राइट। अगर मैं UV की बात करूं तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, रेफरेंस जो है सैंपल होगा। इसमें क्या डालोगे आप, वाटर डालोगे, क्योंकि वाटर जो है या जो कोई भी सॉल्वेंट लोगे जो UV इनएक्टिव होगा रेफरेंस में, राइट। अगर क्योंकि इससे आप I0 निकालने वाले हैं,
मतलब कि ये हो गया इंसिडेंट, जो भी यहां से आपका लाइट गया वो उतना ही पास हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर हम जो है स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा नहीं। दूसरे सेल में हम भरेंगे क्या, सैंपल प्लस सॉल्वेंट। सैंपल क्या है भाई, जिसका आपने यूवी स्पेक्ट्रा जानना है। क्या होगा जब आपने एनर्जी जो एचम्यू डाला, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई जो म्यू फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की डाली, तो ये क्या करे, रिफरेंस में तो सीधे ही हमारे पास निकल जाएगी। तो रिकॉर्डर में हमको इस तरीके से, अगर हम यूवी की बात करें तो ये ग्राफ होता है एब्जॉर्बेंस वर्सेज लैम्डा। यहां से यहां आपका फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपका लैम्डा वेव लेंथ बढ़ रहा है, राइट। अब क्या होगा, इसके लिए तो आ जाएगा 0 क्योंकि ये रेफरेंस है, राइट। अब क्या होगा, इसमें सैंपल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस 0 के रेस्पेक्ट में कितना एब्जॉर्ब किया वो आपको ग्राफ के रूप में इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। ऐसा ही आपका जब आप एनएमआर यूज कर रहे होंगे तो यहां पर जो सॉल्वेंट लोगे D2O लोगे, क्योंकि H2O जो है एनएमआर एक्टिव हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है H1 एनएमआर H1 जो है उसका जो आपका एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, +½ होता है। तो वो जो है हमारे पास एनएमआर एक्टिव होगा तो उसको नहीं लेंगे आप। रेफरेंस में क्या डालोगे, D2O लोगे, यहां पर सैंपल लोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका कितना एब्जॉर्बेंस आया, अलग अलग डेल्टा वैल्यू पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस दिखाई देता है। अब अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंटरेक्शन मैटर के साथ हो रहा है और अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरेशन हो रहा है, मैं यहां पर आपको 2 चीज याद करनी है। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या सीखना है आगे, एक तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगा ये सीखना है, क्योंकि जब आप एनर्जी गैप को बनाना सीखोगे तो तभी तो हमारे पास एक्साइटेशन होगा, राइट। जब ये गैप हमारे पास यहां से मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का गैप, एक ये सीखना हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट। दूसरा क्या सीखना है आपको, सिलेक्शन रूल्स होंगे अलग अलग आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तीसरा टर्म यूज करना है आपका स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आगे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितना बॉन्ड हो, या हमारे पास CH बॉन्ड हो, हाइड्रोजन का फ्लिपिंग हो, IR का हो, डबल बॉन्ड या कंजुगेशन का हो, हर जगह आपको याद करना है कि स्ट्रॉन्ग वीक। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, जितना वीक बॉन्ड होगा उतना कम एनर्जी लगेगा। वैसे ही अगर हाइड्रोजन जो है मतलब कहने का मतलब वीकली सराउंडेड होगा इलेक्ट्रॉन से, तो उस समय लो फ्रिक्वेंसी जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा, कहने का मतलब स्ट्रांगली सराउंडेड होगा, तो उसमें हायर फ्रिक्वेंसी लगेगी। तो थोड़ा सा मैं यूवी के बारे में हिंट आपको दे सकता हूं, कैसे हमारे पास एनर्जी गैप बनेंगे। आपके पास पता है कोई भी हमारे पास डबल बॉन्डिंग कंपाउंड में, फिर से CO की बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपके पास ये जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर सिग्मा देन सिग्मा स्टार, बीच में पाई स्टार, राइट, यहाँ पर N। तो क्या होगा, जब सिग्मा से सिग्मा स्टार जाएगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लगेगी, पाई टू पाई स्टार जाएगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी हमारे पास अलग अलग ट्रांजिशन के लिए लगेंगी। अगर ये आप समझ गए तो आगे हम यूवी स्टार्ट करेंगे। यूवी में क्या होगा, देन IR देन NMR। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय, सी यू।